गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। देखो, आज मैं जो है विविध प्रश्नोत्तरी के साथ में आपके सामने फिर से जो है वो आया हूँ। ठीक है। और बाकी तो सब ठीक ठाक ही होंगे, उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। तो क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं कि जो हमारी जो प्रैक्टिस सीट चल रही है, जो मैं आपको प्रैक्टिस सीट पढ़ा रहा हूँ विविध क्वेश्चंस की और करंट अफेयर्स क्वेश्चंस की और भी अन्य सब्जेक्टों के जो आपके विविध टाइप के क्वेश्चन हैं वन लाइनर वाले, वो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो मेरी क्लास है ये आज आपका 4 यानी प्रैक्टिस सेट 4 आपका जो ये मैं आज करा रहा हूँ। तो जिसमें आपको ध्यान रखना है विविध प्रश्नोत्तरी के साथ मैं आया हूँ। तो इसमें शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, ध्यान रखना। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें मैंने आपका मिक्स क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। मिक्स क्वेश्चन इसमें मैंने रखे हैं, जैसे मान लो इसमें आपका पॉलिटी के भी हैं, इसमें हिस्ट्री के भी हैं, इसमें जो ज्योग्राफी के भी हैं, इसमें इकोनॉमिक्स के भी हैं, साइंस के भी हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल के भी हैं और आपका करंट के भी क्वेश्चन इसमें आपका हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो आप इसे पढ़ना अच्छे से। ठीक है। और क्वेश्चंस जो बढ़िया क्वेश्चन लगे और कुछ एक्स्ट्रा मिले तो उसको भी आप शॉर्ट नोट्स बना के चलना अच्छे से, बढ़िया से। और वीडियो बढ़िया लगे तो इसको जो है ना आप लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना बेटा कि वीडियो आपको कैसी लग रही, क्लास कैसी लग रही है, क्वेश्चंस कैसे हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस मैं आगे भी लाऊं। ठीक है। तो ये मुझे आप वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लग रही है और आगे भी इस तरह के क्वेश्चंस आप चाहते हो क्या। ठीक है, ध्यान रखना। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो पहला क्वेश्चन है कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की जो है वो शुरुआत की गई। तो ये कह रहा है कि कहाँ से करी गई थी। ठीक है, ध्यान रखना। तो 8 अगस्त 1942 को ही शुरू करा गया था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ध्यान रखना। भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत करी गई थी वो महाराष्ट्र से करी गई थी। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन महाराष्ट्र में कहाँ से करी गई थी? तो महाराष्ट्र में आपको ध्यान रखना है बंबई से क्या करी गई थी, इसकी शुरुआत करी गई थी। ठीक है, ध्यान रखना। बंबई में कहाँ से करी थी? तो आपको ध्यान रखना है ग्वालियर टैंक। कहाँ से बेटा? ग्वालियर टैंक। यानी ग्वालियर टैंक से क्या करी गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र के बंबई के ग्वालियर टैंक से इसकी शुरुआत करी गई थी। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन ये आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो किसको दी गई थी? तो जिम्मेदारी दी गई थी पीटी नेहरू को। किसको दी गई थी बेटा? पीटी नेहरू। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन की क्या करी गई थी, जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक है, ध्यान रखना। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को उसकी जिम्मेदारी दी गई ना, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कथन ये कहा कि आज मैं जो है वो द्विधारी तलवार से जो है वो एक खेल खेलने जा रहा हूँ, या एक मतलब जो है एक आंदोलन करने जा रहा हूँ। तो ये बात कहने वाला व्यक्ति कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ध्यान रखना। 8 अगस्त 1942 को लिए आपको ध्यान रखना है कि जब इस भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करी गई ना, तो इसके लिए अंग्रेजों ने एक ऑपरेशन चलाया। क्या करा? अंग्रेजों ने जो है ऑपरेशन चलाया और ऑपरेशन का नाम था जीरो हावर। ऑपरेशन जीरो हावर। ऑपरेशन क्या था? ऑपरेशन जीरो हावर। तो ध्यान रखना, अंग्रेजों ने ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन जीरो हावर चलाया था। ठीक है, ध्यान रखना। और इसके तहत क्या कर दिया था उन्होंने? अंग्रेजों ने इसके तहत भारतीय क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया था। ठीक है, ध्यान रखना। तो अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन जीरो हावर, इसके तहत इन्होंने जो है कुछ भारत के क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी करी। जैसे मान लो, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी करी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्वेश्चन ये बनता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी के बाद इन्हें कहाँ की जेल में डाला गया? तो आपको ध्यान रखना है पटना। पटना की बांकीपुर जेल के अंदर। किसके अंदर? पटना की बांकीपुर जेल के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना। तो पटना की बांकीपुर जेल के अंदर जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो क्या कर दिया गया? जेल में डाल दिया गया। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे महात्मा गांधी के बारे में पूछ लेगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के अलावा आपसे सरोजिनी नायडू के बारे में पूछ लेगा कि इनको किस जेल में जो है वो बंद करा गया। तो इनके लिए आपको ध्यान रखना है आगा पैलेस। किस में आपको ध्यान रखना है? आगा पैलेस। तो आगा पैलेस में जो है महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को क्या कर दिया गया था? गिरफ्तार कर दिया गया था, जेल में बंद कर दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना की बांकीपुर जेल में बंद कर दिया था। एक आता है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण।
इनको ध्यान रखना, इनको हजारीबाग जेल में क्या कर दिया गया था, इनको हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखना। तो जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में बंद किया गया। उसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना की बांकीपुर जेल में बंद किया गया, और महात्मा गांधी या सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस में जो है वो बंद कर दिया गया। बंबई के ग्वालियर टैंक से इसकी शुरुआत करी गई थी, ठीक है। अंग्रेजों ने भारतीय क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन जीरो हावर जो है वो चलाया था। इसकी जिम्मेदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू को दी गई थी, और इस भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा गया है। क्या कहा गया बेटा, अगस्त क्रांति भी कहा गया, ठीक है, ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया? इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, आपको ध्यान रखना है, जैसे बिहार है, बिहार में पटना है, पटना के सचिवालय पे जो है ना कुछ युवाओं ने झंडा फहराया था, ठीक है, ध्यान रखना, जिसकी वजह से वहां के जो गवर्नर थे आयर्स, उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने युवाओं पर गोली चला दी थी, और गोली चल जाने की वजह से कुछ युवाओं की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है, ध्यान रखना। जिस वजह से जो है इस घटना को एक नाम से जाना जाता है, सचिवालय की घटना। किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है सचिवालय की घटना। कौन सी घटना है बेटा, सचिवालय की घटना, ठीक है, ध्यान रखना। तो सचिवालय की घटना ध्यान रखना कब हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे सचिवालय की घटना हुई थी। जिम्मेदारी किसको दी गई थी, कहां से शुरुआत करी गई थी, किस जगह से इसकी शुरुआत करी गई थी, किस नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है, अंग्रेजों ने कौन सा ऑपरेशन चलाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में बंद करा गया, महात्मा गांधी को किस जेल में बंद करा गया, सरोजिनी नायडू को किस जेल में बंद करा गया, जयप्रकाश नारायण को किस जेल में बंद किया गया, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको पूरा क्वेश्चन, और पूरे क्वेश्चंस के कंटेंट आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, और बढ़िया लगे क्वेश्चन तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, जानते होंगे आप कि पिट्स इंडिया एक्ट राजस्व वसूली के तहत भारत में कलेक्टर का पद कौन लेके आया था, ठीक है, ध्यान रखना। तो एक व्यक्ति का नाम है जो भारत का था गवर्नर, वारेन हेस्टिंगस, ठीक है, ध्यान रखना। आपको ध्यान रखना है, जो वारेन हेस्टिंगस था वो ध्यान रखना भारत में गवर्नर के पद पे आया था। किसके पद पे आया था, गवर्नर के पद पे आया था। और ध्यान रखना है बाद में ये क्या बन गया था, तो बाद में ये बन गया था गवर्नर जनरल। क्या बन गया था बेटा, गवर्नर जनरल, ठीक है, ध्यान रखना। आपसे कहेगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसके टाइम पे आया था, तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना बेटा, वो इसी के टाइम पे आया था, वारेन हेस्टिंगस के टाइम पे आया था। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने ही बदल दिया था भारत में गवर्नर का पद, और भारत में गवर्नर का पद जो हो गया था वो हो गया था गवर्नर जनरल का पद, ठीक है, ध्यान रखना, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ध्यान रखना। वारेन हेस्टिंगस के बारे में आपको एक दो बात और याद रखनी है, जैसे इसने भगवत गीता का अनुवाद करवाया था, ठीक है, ध्यान रखना। आपसे कहेगा कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने करवाया था, ठीक है, ध्यान रखना। तो भगवत गीता का जो अनुवाद कराया था, तो भगवत गीता का अनुवाद कराने वाला व्यक्ति भी कौन था, वारेन हेस्टिंगस था, ठीक है, ध्यान रखना। इसी के टाइम पे आपको ध्यान रखना है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, ध्यान रखना। इसी के टाइम पे हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, ध्यान रखना। बात समझ में आ रही होगी। आपको ध्यान रखना है कि इससे जो है फारसी और अरबी भाषा का काफी अच्छा ज्ञान था, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि फारसी अरबी भाषा का इसे बहुत अच्छे से क्या था, ज्ञान था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी इसी के टाइम पर हुआ था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी इसी के टाइम पे आया था। भगवत गीता का अनुवाद भी इसने ही करवाया था। भारत में गवर्नर का पद और बाद में गवर्नर जनरल का पद वारेन हेस्टिंगस के टाइम पे ही हुआ था। मतलब वारेन हेस्टिंगस आया था गवर्नर बन के, और यही बन गया था बाद में गवर्नर जनरल। तो एक क्वेश्चन आता है कि भारत का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंगस और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगस, ठीक है, ध्यान रखना। यही वो आपका गवर्नर जनरल है जिस पर जो है वो महाभियोग लगा था। क्या लगा था बेटा, महाभियोग। इसको इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट, ठीक है, ध्यान रखना। तो महाभियोग जो है वो लगाया गया था इसी पर, लेकिन ध्यान रखना इसके खिलाफ महाभियोग प्रारंभ हुआ था, लेकिन आपको ध्यान रखना है
पारित नहीं हुआ था। लेकिन ये व्यक्ति जो है इस महाभियोग का जो महाभियोग जो इस पे लगाया गया, तो इस अपमान को वो झेल नहीं पाया, जिस वजह से इसने क्या कर लिया था, इसने अपनी खुद की क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली। तो क्वेश्चन बनता है कि किस गवर्नर जनरल ने जो है अपनी खुद की आत्महत्या कर ली थी, तो वो था वारेन हेस्टिंग्स। महाभियोग इस पे लगाया गया था, प्रारंभ नहीं करा गया था, लेकिन प्रारंभ किया गया था, लेकिन इस पर पारित नहीं किया गया था। क्वेश्चन बनता है, जैसे कभी भी अगर पॉलिटी का क्वेश्चन बन जाता है, पूछ लेता है कभी कभी कि प्रारंभ करने के लिए कितना बहुमत होता है, तो प्रारंभ करने के लिए 1/4 बहुमत, कितना, 1/4। लेकिन पारित करने के लिए कितना बहुमत चाहिए बेटा, 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत। ये वर्तमान में पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिटी में क्वेश्चन बन जाता है कि महाभियोग प्रारंभ करने के लिए 1/4 बहुमत और महाभियोग पारित करने के लिए 2/3 बहुमत। ठीक है, ध्यान रखना, बात समझ रहे होंगे यहां तक आप। आगे चलते हैं। अच्छा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में भी ध्यान रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, ध्यान रखना। नागरिक सेवा का जनक, भारत में नागरिक सेवा का जनक, नागरिक सेवा का जनक। तो भारत में नागरिक सेवा का जनक किसको कहा जाता है, तो भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आपको ध्यान रखना है, रॉबर्ट क्लाइव से क्वेश्चन बन सकता है। तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में ध्यान रखना, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत। तो बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने करी थी, तो बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत करी थी रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, ध्यान रखना। तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में भी आपको पता चला, वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में भी पता चला, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, नागरिक सेवा का जनक इसको कहा जाता है। थोड़ा सा लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में भी आपको बता दूं मैं। तो लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में आपको ध्यान रखना, ये जो लॉर्ड वेलेस्ली है, इसके टाइम पे सहायक संधि की शुरुआत करी गई थी। किसकी करी गई थी बेटा, सहायक संधि की शुरुआत। तो सहायक संधि की जो शुरुआत करी गई थी वो किसके टाइम पे करी गई थी, लॉर्ड वेलेस्ली। नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस, और वारेन हेस्टिंग्स के बारे में मैं आपको पूरी बात बता चुका हूं। और बंगाल में द्वैध शासन किसने करा था, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि स्वराज दल की स्थापना 1923 में किसने की थी। ठीक है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले आपको ये तो पता चला कि स्वराज दल की स्थापना कब करी गई थी, 1923 में। लेकिन ध्यान रखना, स्वराज दल की स्थापना के लिए जो विचार आया था सबसे पहले, वो कब आया था, तो विचार आया था बेटा 1922 में। और 1922 का था गया अधिवेशन। गया कहाँ पे है, बिहार में। ठीक है, ध्यान देते होंगे आप। ठीक है, ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन तो होता ही है कि इसका जो विचार आया था वो 1922 में आया था, और 1922 में जो है वो गया अधिवेशन हो रहा था। तो गया अधिवेशन के दौरान इस बात को कहा गया था। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो शुरुआत करी गई स्वराज दल की, तो कहां पर करी गई थी, इलाहाबाद में। कहां पे करी गई थी बेटा, इलाहाबाद, जो वर्तमान में क्या है, जिसे वर्तमान में प्रयागराज के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे इसकी शुरुआत करी गई थी। ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा ध्यान रखना है कि जब स्वराज दल की स्थापना करी गई थी, तो स्वराज दल में आपको ध्यान रखना है कि स्वराज दल का जो अध्यक्ष बना था वो कौन बना था, और महासचिव कौन बना था। ठीक है, ध्यान रखना। तो अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं, तो इसका जो अध्यक्ष बना था वो बना था CR दास। कौन बना था बेटा, CR दास। ठीक है, ध्यान रखना। और इसके अगर मैं महासचिव की बात में करूं, तो इसका जो महासचिव बना था वो कौन बना था, तो इसके महासचिव बने थे मोतीलाल नेहरू। कौन बने थे, मोतीलाल नेहरू। कौन बने थे बेटा, मोतीलाल नेहरू। और यही जो है वो इसके संस्थापक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, संस्थापक की बात करते हैं। तो किसने करी थी, तो ध्यान रखना आपको, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो है संस्थापक भी हैं इसके, शुरुआत करने वाले व्यक्ति भी हैं, और इसके जो है वो महासचिव भी रहे हैं। CR दास जो है वो इसके अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और इसकी जब स्थापना करी गई थी, तो इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य के बारे में भी आपको ध्यान रखना कि बेटा इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य मैं आपसे बताऊं, इसका उद्देश्य था कि केंद्रीय विधानसभा, क्या है बेटा, केंद्रीय विधानसभा, कि केंद्रीय विधानसभा जिसको आप संसद के नाम से भी कह सकते हो, केंद्रीय विधानसभा यानी संसद के नाम से आप जान सकते हो, इसमें जाके अंग्रेजों के काम में जो है ना वो एक तरीके से खलबली डालना।
ठीक है, ध्यान रखना कि अंग्रेजों के द्वारा कोई भी काम करा जाएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, खलबली डाल देंगे, यानी कहीं ना कहीं बाधा डाल देंगे। ठीक है, ध्यान रखना। और कभी भी हम सरकारी पद को ग्रहण नहीं करेंगे। ये लोग कहते हैं, स्वराज दल के लोग कहते हैं कि हम सरकारी पद जो है वो नहीं ग्रहण करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। 1923 में बन के तैयार हो गई, चुनाव हो गया, खड़े हो गए। तो 1923 में ध्यान रखना था क्या, 100 सिर थे। स्वराज पार्टी के कितने सिर थे, 100 सिर थे। ठीक है, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन ये बनता है कि स्वराज पार्टी के 100 सिरों में से जो है वो कितने सिर जो है वो जीत के आए थे। ठीक है, ध्यान रखना। तो 42 कितने बने बेटा, 42 कितने बने, 42, यानी 42 सिर जो थे वो जीत गए थे। ठीक है, आए कितने थे, 100, और जीत कितने गए थे, 42। अंग्रेजों के सामने उस समय की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी थी। ठीक है, ध्यान रखना। तो अंग्रेजों के सामने उस समय की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी जो थी वो स्वराज पार्टी थी। लेकिन होता क्या है, 5 साल के लिए बनती है 1923, और दोबारा कब होगी, 1928। लेकिन 1928 आते आते इस स्वराज पार्टी के लोगों ने जो है ना सरकारी पद ग्रहण कर लिया और पैसा लेना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो 1900 आते आते क्या हो गया, काम खत्म। तो 1928 में क्या हो गई, समाप्त हो गई। क्या हो गई बेटा, समाप्त हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया होगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, किसने करी, संस्थापक कौन, महासचिव कौन, इसकी सबसे पहले बात कहाँ आई थी, इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस जांच कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना। 1919 कहां पे हुआ था, तो ध्यान रखना पंजाब में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना। पंजाब में कहां पे हुआ था, अमृतसर में हुआ था। और अमृतसर में आपको ध्यान रखना है जलियांवाला बाग में हुआ था। कहां पे हुआ था बेटा, जलियांवाला बाग में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना। ध्यान रखना किस भारतीय ने जानकारी दी थी, ध्यान रखना भारतीय व्यक्ति जिसने जानकारी दी थी। तो भारतीय व्यक्ति जिसने जानकारी दी थी कि हाँ भाई भारत के जो लोग हैं वो जलियांवाला बाग हत्याकांड में बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह कर रहे हैं, तो इसकी जानकारी देने वाला भारतीय व्यक्ति था। तो भारतीय व्यक्ति जिसने जानकारी दी थी उसका नाम था बेटा हंसराज। क्या नाम था, हंसराज। ये हंसराज ही वो व्यक्ति है जिसने अंग्रेजों को ये जानकारी दी थी कि कुछ भारतीय क्रांतिकारी जलियांवाला बाग हत्याकांड में बैठे हुए हैं और अंग्रेजों के खिलाफ कोई ना कोई विद्रोह जो है वो क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे थे। तो ये हंसराज था। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्यों था। मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड में आपका जैसे जलियांवाला बाग है तो उसमें कुछ भारतीय जो क्रांतिकारी थे उनके साथ अन्य और भी लोग थे, तो वो क्यों इकट्ठा हुए थे। तो एक एक्ट आया था, ध्यान रखना है, रोलेक्ट एक्ट। कौन सा एक्ट आया था, रोलेक्ट एक्ट। तो रोलेक्ट एक्ट के विरोध में, ठीक है, ध्यान रखना, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में आपको ध्यान रखना है इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की क्या करी गई थी, शुरुआत की गई थी। ठीक है, ध्यान रखना। पंजाब में शुरुआत करी गई थी, अमृतसर में करी गई थी और जलियांवाला बाग हत्याकांड में करी गई थी, लेकिन जानकारी दे दी हंसराज ने। तो उस समय ध्यान रखना है आपको कि पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो कौन था। तो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था ओ डायर। कौन था बेटा, ओ डायर। और ओ डायर ने क्या काम करा, ओ डायर ने ध्यान रखना है कि गोरखा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, तो गोरखा रेजिमेंट के, ध्यान रखना, गोरखा रेजिमेंट के जो थे सेनापति थे, मतलब सेना के प्रमुख थे आर डायर। कौन थे, आर डायर। आर डायर को ना गोली चलाने का आदेश दे दिया था। ठीक है, ध्यान रखना। और आर डायर ने क्या कर दिया, निहत्थे लोगों पर क्या कर दी, गोली चला दी। ठीक है, ध्यान रखना, जिससे भारतीय लोगों को बहुत एक तरीके से बहुत उनका हृदय घात हुआ। ठीक है, उनके साथ ठीक नहीं हुआ। तो उसी समय उसकी जांच करी गई। ठीक है, ध्यान रखना। तो जांच के लिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा कमेटी गठित करी गई थी वो मदन मोहन मालवीय थी। तो मदन मोहन मालवीय जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा करी गई थी। और अंग्रेजों ने भी एक कमेटी बनाई थी। ठीक है, ध्यान रखना,
और वो बनाई थी हंटर कमीशन। तो ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, ध्यान रखना। ये अंग्रेजों की जांच कमेटी थी। ये किसकी थी? ये अंग्रेजों की जांच समिति थी, कमेटी थी, कोई दिक्कत नहीं है नहीं, ध्यान रखना। तो अंग्रेजों ने हंटर कमीशन बनाया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय बनाया था। तो ध्यान रखना है, जब राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो कमेटी थी मदन मोहन मालवीय, जब इसने अपनी रिपोर्ट दी तो इन्होंने कहा ओ डायर होशो हवास में था, इसने सोच समझकर गोली चलवाई थी। लेकिन जब अंग्रेजों की जांच कमेटी यानी हंटर कमीशन की रिपोर्ट आती है ना, तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि ओ डायर होशो हवास में था, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब ओ डायर होशो हवास में नहीं था, वो नींद में था और उसने जो है अचानक से जो है वो गोली चलवा दी, ठीक है, ध्यान रखना। कितना अंतर होता है दो बातों में। मतलब भारतीय लोग यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कह रहे हैं कि उसने होशो हवास में जानबूझ के गोली चलाई है, लेकिन हंटर कमीशन, अंग्रेजों वाला जो कमीशन है, वो कह रहा है कि ओ डायर होशो हवास में नहीं था, उससे गलती से ऐसा हो गया। देख रहे हो कितना मतलब अलग ही चीजें चलती हैं इनकी, अंग्रेजों की, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है किसने कौन सी बनाई, किसने कमेटी कौन सी बनाई। हालांकि जब आपको ध्यान रखना है, जब ओ डायर यहां से गया ना, जब ओ डायर यहां से गया ब्रिटेन, तो ब्रिटेन जब गया ना तो इसे ना तलवार दी गई, तलवार, और 2600 पौंड इसे रकम दी गई, 2600 पौंड रुपया इसको धनराशि दी गई। मान सम्मान करा गया कि तुम एक निहत्थे लोगों पे, भारतीय जो क्रांतिकारी निहत्थे लोग हैं उन पे तुमने गोली चलवाई, बहुत बहादुरी का काम करके आए हैं, तो इसलिए इन्हें 2600 पौंड रुपए और एक तलवार भेंट के तौर पे दी जाती है, ठीक है। ये है अंग्रेजों की राजनीति, समझ रहे हो यहाँ तक, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड का, पूरी डिटेल मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन बताए हैं, और इसमें और भी क्वेश्चन है लेकिन सारी डिटेल नहीं बता सकते क्योंकि कम टाइम में क्वेश्चन काफ़ी देने होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं आपको तो वीडियो को लाइक करो थंब करके, और नीचे कमेंट भी लिख के भेजा करो, और सारे ग्रुपों में अपने शेयर करा करो, और सब्सक्राइब करा गए, लाइक करा गए, ठीक है, ध्यान रखना बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, ठीक है, ध्यान रखना। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, जैसे मैप है तो इधर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एक महासागर होता है जिसका नाम है हिंद महासागर, ठीक है, ध्यान रखना। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी, क्या है बेटा? बंगाल की खाड़ी, ठीक है, ध्यान रखना। और इधर क्या है? अरब सागर, इधर क्या है? अरब सागर, ठीक है, ध्यान रखना। अब कुछ नदियां हैं जो इस तरीके से बहती हैं, जैसे एक नदी ऐसे है इस तरीके से बहती है, एक नदी यहाँ से इस तरीके से आती है, एक नदी यहाँ से इस तरीके से ऐसे आके ऐसे गिर जाती है, उसके अलावा एक नदी ऐसे आती है, एक नदी ऐसे आती है, एक नदी ऐसे आती है। जैसे इस वाली की अगर हम बात करें तो ये कौन सी है? गंगा। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कौन सी है? तो ये है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ध्यान रखना। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कौन सी है? तो ये है गोदावरी। ये कौन सी है बेटा? गोदावरी। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये है कृष्णा, और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये है कावेरी, ठीक है, ध्यान रखना। अगर हम बात करें इन नदियों की तो ये वाली नदी कौन सी है? नर्मदा। और इस नदी की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सी है? ताप्ती, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा आपको कि नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? अरब सागर में। ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? अरब सागर में। और यहीं पे एक छोटी सी नदी और है, इस तरीके से आती है, यहां से आती है और ऐसे गिर जाती है, और इसका नाम है माही नदी। कौन सी नदी है बेटा? माही नदी। और ये माही नदी क्या करती है? एक कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कितनी बार? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार? 2 बार काटती है, ठीक है, ध्यान रखना। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी भी अरब सागर में गिरती है, नर्मदा भी अरब सागर में गिरती है, ताप्ती नदी भी अरब सागर में गिरती है, लेकिन गंगा गिरती है बंगाल की खाड़ी में, ब्रह्मपुत्रा गिरती है बंगाल की खाड़ी में, गोदावरी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, कृष्णा गिरती है आपका बंगाल की खाड़ी में, कावेरी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, और यहीं पे एक नदी और आती है दामोदर। कौन सी नदी आती है बेटा? तो यहीं पे एक नदी आती है इस तरीके से, दामोदर। ये कौन सी नदी है? दामोदर। तो दामोदर नदी भी आपको ध्यान रखना है बंगाल की खाड़ी में ही जाकर क्या हो जाती है? गिर जाती है। हालांकि दामोदर हुगली की सहायक नदी है, और हुगली भी आपका बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। तो ध्यान रखना है आपको कि नर्मदा कहां पे जाके गिरती है?
अरब सागर। ताप्ती कहाँ जाके गिरती? अरब सागर। माही कहाँ जाके गिरती? अरब सागर। और दामोदर कहाँ गिरती है? तो ये गिरती है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर होता है डी। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहीं पे मैं आपको एक बात और बता दूं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां बनाती हैं डेल्टा। तो ये क्या करती हैं? ये करती हैं डेल्टा का निर्माण। ठीक है, ध्यान रखना। जबकि अरब सागर में गिरने वाली नदियां जो बनाती हैं वो बनाती हैं एक्सुरी। क्या करती हैं बेटा? एक्सुरी, या इसको कहते हैं ज्वरनदमुख। क्या करती हैं? ज्वरनदमुख का निर्माण करती हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं और एक्सुरी या ज्वरनदमुख बनाने वाली नदियां कौन सी हैं। तो अरब सागर में कोई सी भी अगर नदी गिर रही होगी तो वो होता है एक्सुरी यानी ज्वरनदमुख, और बंगाल की खाड़ी में अगर कोई सी भी नदी गिरती होगी ना तो वो करती होगी डेल्टा का निर्माण। डेल्टा क्या होता है? जब एक नदी कई सारी धाराओं में बंट जाएगी वो होता है डेल्टा। और कोई नदी अगर एक ही जलधारा में आती है और एक ही जलधारा से आगे बहते हुए समुद्र में डायरेक्ट जाके गिर जाती है वो होता है एक्सुरी। ठीक है, तो एक्सुरी में और डेल्टा में आपको पता चली गया होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा, पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ध्यान रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्न में से कौन सी नदी भारत में भ्रंश घाटी में बहती है? तो मैं आपसे बता दूं नर्मदा भी भ्रंश घाटी में बहती है। ये कह रहा है नहीं बहती है, तो नर्मदा भी बहती है, ताप्ती भी बहती है, दामोदर भी बहती है, गंगा नहीं बहती। ठीक है, ध्यान रखना। भारत में 3 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं। किस में बहती हैं बेटा? भ्रंश घाटी में बहती हैं। और भ्रंश घाटी को ही कहते हैं रिफ्ट वैली। क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्ट वैली। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि रिफ्ट वैली में बहने वाली भारत की प्रमुख नदियां या भ्रंश घाटी में बहने वाली भारत की प्रमुख नदियां 3 हैं, एक नर्मदा, एक ताप्ती और एक दामोदर। गंगा रिफ्ट आपका वैली में नहीं बहती है, भ्रंश घाटी में नहीं बहती। भारत में सबसे ज्यादा कोयला आपका दामोदर से मिलता है। कोयला की प्राप्ति किससे होती है? तो कोयला की प्राप्ति दामोदर से होती। इसे ही कहते हैं भारत की रूर नदी। क्या कहते हैं बेटा? इसे ही भारत की रूर नदी। क्या कहते हैं इसे? भारत की रूर नदी। यही है हुगली की सहायक नदी। यही क्या है? हुगली की सहायक नदी। क्या है बेटा? ये हुगली की सहायक नदी। हुगली की सहायक नदी है, जैसी बिहार में जाके गिरेगी ना तो बिहार का जल स्तर बढ़ा देगी। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसे कहते हैं पश्चिम बंगाल का शोक। सॉरी, क्या कहते हैं इसको? पश्चिम बंगाल का शोक। क्या कहते हैं इसे? पश्चिम बंगाल का शोक। ठीक है, ध्यान रखना। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि पश्चिम बंगाल में एक नदी बहती है, उसका नाम है हुगली। ठीक है, ध्यान रखना। और हुगली नदी में जाके गिर जाती है दामोदर नदी। ठीक है, ध्यान रखना। तो दामोदर नदी के गिरने की वजह से ना हुगली नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे पश्चिम बंगाल में बाढ़ आती है। ठीक है, ध्यान रखना। और पश्चिम बंगाल में बाढ़ आने की वजह से पश्चिम बंगाल का शोक बन जाती है कौन सी नदी? दामोदर नदी। ठीक है, ध्यान। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की पहली नदी घाटी परियोजना। क्या है? भारत की पहली नदी घाटी परियोजना। ठीक है बेटा, समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, तो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना। कोयला की प्राप्ति सबसे ज्यादा किससे होती है? भारत की नूर नदी किसे कहते हैं? हुगली की सहायक नदी, पश्चिम बंगाल का शोक, और रिफ्ट वैली में बहने वाली भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में ध्यान रखना। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? हरित क्रांति शब्द देने वाला व्यक्ति था विलियम गोल्ड। इसका आंसर क्या होगा बेटा? तो इसका आंसर होगा विलियम गोल्ड, यानी विलियम गोल्ड ने हरित क्रांति शब्द दिया था। क्वेश्चन कहता है विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है विश्व में हरित क्रांति का जनक, विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो ये है नॉर्मन बोरलॉग।
ठीक है, ध्यान रखना। नॉर्मन बोरलॉग के बारे में ध्यान रखना कि इनकी जन्मस्थली क्या है। तो इनकी जन्मस्थली है अमेरिका। क्या है? जन्मस्थली अमेरिका। और इनकी जो प्रयोगशाला थी, यानी जो आपका प्रशिक्षण केंद्र था, तो वो था मैक्सिको। कहा था बेटा? वो था मैक्सिको। बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन अगर आपसे कहे कि भारत में हरित क्रांति का जनक, तो भारत में आपको ध्यान रखना है हरित क्रांति का जनक। तो भारत में हरित क्रांति का जो जनक है वो कौन है? वो है एम.एस. स्वामीनाथन। देखो बेटा, थोड़ा टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से आपको थोड़ा आवाज में दिक्कत आई होगी, तो कोई नहीं, अब आ जाएगी। मैं आपको एक बार और समझा दूं क्वेश्चन थोड़ा सा कि हरित क्रांति शब्द को किसने दिया था। तो आपको पता है विलियम गोल्ड ने दिया था। और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग का जन्म स्थान अमेरिका, और इनकी जो प्रयोगशाला है वो क्या है? मैक्सिको। ठीक है, ध्यान रखना। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति कब आई थी? 1966 से 1969 में आई थी। और उस समय क्या था? फर्स्ट प्लान हॉलीडे। यानी कहने का मतलब यह है कि उस समय कोई सी भी पंचवर्षीय योजना नहीं थी। ठीक है, ध्यान रखना, कोई सी भी पंचवर्षीय योजना नहीं थी। लेकिन चलो यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो ऑप्शन फर्स्ट प्लान हॉलीडे ना देख के वो देता है पंचवर्षीय योजना ही देता है। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो ऐसे में आप क्या करोगे फिर? तो ऐसे में आपको अगर पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर आपसे पूछता है तो आपको लगाना तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना। और तृतीय पंचवर्षीय योजना जो आई थी वो आई थी 1961 से लगा के 1966। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। दो फसलों को उठाया गया था, गेहूं और धान। ठीक है, ध्यान रखना। गेहूं की पैदावार उठ गई थी तो ये हो गई थी 5 गुना, और धान की पैदावार उठी थी और ये हुई थी 3 गुना। इन दोनों में सबसे ज्यादा जो उठा था वो उठा था गेहूं, यानी गेहूं की पैदावार बहुत ज्यादा हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना। और गेहूं की पैदावार के मामले में आपको ध्यान रखना है कि पंजाब में हेक्टेयर के मामले में सबसे ज्यादा गेहूं होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में गेहूं की पैदावार आपका सबसे ज्यादा की जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, हरित क्रांति वाला, ग्रीन रेवोल्यूशन वाला। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ। बाकी इसके अलावा और भी जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चनों को जो है वो नेक्स्ट आपका नई क्लास में कराया जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो बढ़िया लगती है तो कमेंट वैक्ट करो, कमेंट में लिख को दो कि हाँ सर बढ़िया है, और भी क्वेश्चन लाओ, और बाकी लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। ठीक है, जय हिंद।